सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के जनसत्ता विश्लेषण में, जो कि है 5 अक्टूबर 2023 का। बहुत लंबे समय से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं प्रयास कर रहा था कि मैं वीडियोस को डालूँ रेगुलरली, बट समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अब वीडियोस रेगुलर रहेंगी, चाहे जैसे भी हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में हमारे सामने जो आर्टिकल्स आते हैं, उनमें हमें ये जानने को मिलता है कैसे आप सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार करा गया है, और एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने फिर से अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दी है और देश का नाम रोशन करा है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर भाला फेंक कर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उनका मुकाबला भारत के ही किशोर जेना से था। उन्होंने 87.54 मीटर्स के साथ रजत पदक जीता। मतलब देखिए आप, 27.54 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को दिन का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ये सब नाम देखिए, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में कितना भी रट के चले जाएं, आराम परीक्षा में हम भूल ही जाते हैं। तो इनको आप आज ही से याद करिए कि नाम कौन से हैं। ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, ठीक है। इसके साथ ही आप नीरज चोपड़ा भाला फेंक में हैं, ठीक है, और जेना, ये आपके जो हैं सब सिंगल भाला फेंक में रहे हैं, ठीक है। तीसरा सोना अनस मोहम्मद याहिया, अमोर जैकब, मोहम्मद अजमल वी और राजेश स्मैश की टीम ने 3:1.68 सेकंड का समय निकाल कर पुरुषों की 4x400 मीटर वाली रैली में दौड़ के जीता था। तो बहुत ही अच्छी बात है, भारत की टीम इस समय मेडल लाने में पूरी तरीके से प्रयासरत है। आगे आते हैं वापस से आर्टिकल्स पे हमारे, जिन पर चर्चा करने में हमको बहुत ही आनंद आता है। बच्चों की फ़िक्र, जब पढ़ाई और परीक्षा के में प्रदर्शन के दबाव की वजह से ये विद्यार्थी के बीच आत्महत्या के, देखिए हम जानते पहले ने कई बार आर्टिकल्स पढ़े हैं सुसाइडल केसेस के बारे को लेकर, ठीक है, सुसाइडल केसेस को लेके। और बच्चों की जो है वर्तमान समय के हिसाब से जो एजुकेशन का कंपटीशन, एग्ज़ाम्स का बर्डन बढ़ गया है, इन चीज़ों को लेके रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक बच्चे का सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म नहीं, हमें उसका ओवरऑल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है उसके जीवन में, जिससे वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक मजबूत व्यक्ति, ठीक है ना, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन के आगे निकले। उम्मीद नाम से तैयार अपने मसवीदा दिशा निर्देशों में मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों के बीच आत्महत्या की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए वेलनेस, देखा ना, वेलनेस, मेंटल हेलनेस कहते हैं ना, वेलनेस, यानी आरोग्य टीम गठित की जाए। और साथ ही अगर कोई विद्यार्थी आत्महत्या के जोखिम से जुड़ा कोई संकेत प्रदर्शित करता है तो उसकी तत्काल पहचान करके उसे ऐसी स्थिति में बाहर लाने का सहयोग दिया जाए, ठीक है। दरअसल ये एक जटिल समस्या के रूप में चिन्हित किया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पढ़ाई लिखाई में उपजी नई परिस्थितियाँ कुछ विद्यार्थियों के सामने ऐसे दबाव पैदा कर रही हैं कि कई बार वह उसे बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, जो कि बहुत दुखद है साथियों, ठीक है। हर बच्चे का महत्व है। इसके तहत स्कूल को संवेदनशीलता और समझ बढ़ाने के साथ साथ अपना नुकसान करने से बचाने के लिए बच्चों की समय पर सहायता प्रदान करने को कहा है। यह भी आत्महत्या आमतौर पर अचानक उपजी परिस्थिति का नतीजा नहीं होते और इसमें सामाजिक धारणाएं और सोच एक प्रमुख कारक और स्वभाव के रूप में काम करती है। देखिए वैसे बेटर है कि रेगुलरली जो है हमें साइकोलॉजिस्ट के साथ जो भी हमको लगते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, हमें वो हर स्कूल में अपॉइंट करवाना चाहिए,
और धीरे हम रेगुलरली जो बच्चे हमको लगते ही हैं कि यार ये थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं या फिर इनको ज़रूरत है, तो मैं रेगुलर साइकोलॉजिस्ट की विजिट इनको करानी चाहिए। कम से कम एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहे इनका कि हाँ ये 1 तारीख को आया था, 2 को आया, 3 को आया था, ताकि हमें इसके बच्चे के मन की गहराई पता लगे कि परेशान क्यों है। इससे हम कहीं ना कहीं सुसाइड रेट्स को कम करेंगे, और सुसाइड रेट तो बड़ी चीज़ नहीं है इतना। मेन चीज़ ये है कि हम जान पाएंगे कि बच्चे की लिए बेहतर चीज़ कौन सी है। ठीक है, किसी बच्चे के लिए बेहतर चीज़ कौन सी है। हमें ओवरऑल इनका वेलनेस, इनकी मेंटल हेल्थ, हमें हर चीज़ पे साथियों, हमें हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने पड़ते बांधो। देखिए, हम जानते हैं कि अभी हाल ही में भी खबर आई हुई थी कि लगभग जो विश्व में भी और भारत में भी खासकर ज़्यादातर बांध जो है ना वो अब बूढ़े हो रहे हैं। 50 ईयर्स का मार्क वो क्रॉस कर चुके हैं, विश्व में भी, ऐसा नहीं भारत में सिर्फ। मतलब कि बांध की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमको चिंता है कि उनकी मजबूती को लेके, कि कितने मजबूत वो बांध आगे आने वाले समय में रहेंगे, और कैसे बांध भी आज की तारीख में प्राकृतिक आपदा का बहुत बड़ा कारण बने हुए हैं। इसको लेके बहुत सम्मेलन हुए थे हाल ही में। साथियों, राजस्थान में जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था बांध को लेके। हाल ही में जयपुर में बांधों की सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत से देशों के लोग आए थे साथियों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के बताया है कि भारत में 4,407 बड़ी बांधें हैं। भारत में 4,407 बड़ी बांधें हैं, बिग डैम्स। ठीक है, ये बड़ी बड़ी डैम्स जो हैं आपकी, जो 2050 तक 50 साल की उम्र पार कर जाएंगी। मतलब वो 50 ईयर्स की एज कब हो जाएगी, उनकी बर्थडे कब बनेगी, 50 ईयर वाली साथियों, 2050 तक बन जाएगी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हो जाएगी इनकी 50 साल की। इनमें से 64 तो 100 वर्ष पुराने बांध हैं, और 1,000 अधिक बांध 50 वर्ष या उसके पुराने हो चुके हैं। मतलब बहुत बहुत पुराने पुराने बांध हैं हमारे प्रदेश, हमारे देश में मौजूद इस समय। ठीक है, और यही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए चिंता का विषय भी है, बांधों की बढ़ती जो उम्र है ना। भारत के लिए सन 2025 के बांधों के लिहाज से अहम और ध्यान देने योग्य माना गया है। निर्माण और देखरेख पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लिहाजा ठोस ढंग से निर्मित बांधों से 100 वर्ष की उम्र तक काम कर लेते हैं। हालांकि विशेषज्ञ आमतौर पर 50 वर्ष को बांध की क्षमता के गिरावट का एक पैमाना मानकर चलते हैं। जितने भी देखिए, जितने भी बड़े बड़े आपके रिसर्चिस्ट होते हैं, ये कहते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं कि 50 ईयर्स किसी भी डैम के लिए उसका बहुत प्राइम होता है। 50 ईयर्स के बाद वैसे तो कि बांध अगर बहुत बढ़िया बना है, अच्छी क्वालिटी का बना है, तो वो 100 साल तक प्लस चलेगा। बट नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद हमको बांध का एक सर्वे करना चाहिए, बांध की हेल्थ का। ठीक है, भारत में 4,407 बड़े बांध हैं, जो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। बांध सुरक्षा पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक 1,115 से अधिक बड़े बांध, लगभग 50 वर्ष 2050 में 4,250 छोटे और 64 बड़े बांध 150 वर्ष में अधिक पुराने हो जाएंगे। मतलब 100-150 वर्ष में हमारे लगभग जितने बांध हैं वो सब बहुत पुराने हो जाएंगे, उनकी बिल्ड क्वालिटी सब पुरानी हो जाएगी। ठीक है, जो कि एक डैम की एज होती है जो कि आगे निकल जाएगी। नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स के मुताबिक भारत में करीब 1200 बांध 50 व या फिर इससे ज़्यादा उम्र के हैं। और लगभग देखिए, जितने हमारे बांध हैं इस समय, उनमें से जो 1200 बांध हैं वो ऑलरेडी 50 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, इनमें अगर बांधों को भी जोड़ दें तो इनकी उम्र ठीक पता नहीं, तो ये आंकड़ा 1300 से ज़्यादा ही। ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट डेटा थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हाल ही में स्टैटिस्टिकल सर्वे की कुछ हाल ही में खबरें भी आई थी कि स्टैटिस्टिकल सर्वे जो भारत का है, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, इसमें बहुत एरर्स हैं। स्टैटिस्टिकल सर्वे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह देता है उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये और कोई नहीं, खुद स्टैटिस्टिकल सर्वे के सीनियर ऑफिसर्स कह रहे थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं, कि हमको जो भी आंकड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं इनमें एरर होते हैं। ठीक है, तो वैसे गवर्नमेंट 1200 कह रही है, मान लीजिए 1300 बांध 50 वर्ष पार कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
पुराने और कमज़ोर बांधों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है और बाढ़ जैसे हालात में इनका टूटना आपदा के कई गुना बढ़ा देता है। फिर भी बांधों की उम्र, उनके लगातार मरम्मत और समीक्षा की भारत में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। बांधों की हमको सर्वे और रिपेयरिंग साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम रिसर्च एंड पीपल संस्था का कहना है कि नीचे इलाकों में रहने वाले लोग की सुरक्षा के लिए बांधों का नियमित सुरक्षा समीक्षा और मरम्मत जरूरी है। हम जानते हैं डैम अगर ऊपर है तो जितने लोग अभी नीचे रह रहे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहता है डैम से। अगर डैम टूट जाए या डैम से कुछ भी प्राकृतिक आपदा हो जाए तो सीधे सीधे नीचे इलाकों में रहने वाले लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात की है। सन 2021 की कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। गांधी सागर एक चिनाई वाला बांध है जिसका निर्माण 1960 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को पानी पहुँचाने का कार्य था। 1960 में आपका जो गांधी सागर डैम है, अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल नीचे राजस्थान और एमपी के ऊपर है गांधी सागर बांध। ठीक है, ये तो अपनी एक्सपायरी लगभग क्रॉस कर रहा है। बांध विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे पुराने बांधों को ख़त्म कर देना चाहिए जिनका इस्तेमाल उनके रखरखाव में आए खर्च के मुकाबले कम या ना के बराबर हो। मतलब जिस भी बांध में आपका जो है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आए, उन बांधों को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, अब बांध के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो अब इसी बहाने एक काम करिएगा, अपना नोट्स खोल के जितने भी डैम्स भारत के कौन से कहाँ हैं इनको आप एक लिस्ट बना लीजिए और याद कर लीजिए हैंड टू हैंड। आगे आते हैं, ये कुछ खास नहीं था। ये अभी आपके जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं नोबेल उसको लेके है। बावंडी ब्रूस रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार में बावंडी ब्रूस और एकीमोव को सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर उनके काम के लिए देने की घोषणा की गई है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे। केमिस्ट्री, देखिए आपको बोल बोल के याद करना पड़ेगा चीज़ों को, वरना आप इतने सारे फैक्ट्स को कभी भी याद नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला? बावंडी ब्रूस एकीमोव। बावंडी ब्रूस एकीमोव, एलेक्सी एकीमोव है, हम सिर्फ इनका सरनेम याद करेंगे। बावंडी ब्रूस एकीमोव, बावंडी ब्रूस एकीमोव। केमिस्ट्री करने के लिए बीबीए मत करना, केमिस्ट्री करने के लिए बीबीए मत करना। बावंडी ब्रूस और एकीमोव। ठीक है, आपको ये देखिए सब याद करने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल रूप में बहुत आते हैं। केमिस्ट्री करने के लिए बीबीए मत करना। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी के मार्गो बावंडी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के लुई ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक के एलेक्सी एकीमोव को केवल कुछ परमाणुओं के व्यास वाले सूक्ष्म कणों पर उनके काम के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बहुत ही सम्मान की चीज़ है इन विशेषज्ञों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र में लगा दिया है। बाकी देखिए मेडल्स टैली जो आएगी एंड में हम उसको देख ही लेंगे बाद में। आज जितने भी एशियन गेम्स में चल रहे इस समय इवेंट्स हैं उनको आप फॉलो करते रहा करिए ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि क्या चल रहा है एशियन गेम्स में और कैसे वो नाम याद करने का प्रयास करिए डेली बेसिस पे कि अगर कोई पर्सन एक्स है या पर्सन कोई ए है तो वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। अब आज ही साहब बोल के याद करिए ए जो है आपका वो आपका जो है जंपिंग संबंधित है, लॉन्ग जंप संबंधित है। बोल के याद करिए। अगर मान लिया कोई बी खिलाड़ी है, आप उससे मेडल याद मत करिए कि मेडल जीता कितना, ये तो याद करिए कि मेडल बी शूटिंग से संबंधित है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन मॉल में आएगा ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बी जिसने, अब देखिए अभी हाल ही में आर एस पेपर हुआ था आर एस का, तो उसमें तो क्वेश्चन कैसे आए थे, उसमें पता है क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में पूरा सब कुछ दे दिया था। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सब कुछ लिखा था
कि एक खिलाड़ी ए है जिसने इस दिन को इस जगह पे इस मैच में इतने मेडल जीते इसे हराकर। अब ऑप्शन में क्या लिखा है? क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि जो व्यक्ति ए है ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। इसलिए ज़रूरी है कि आज ही से जो जो स्पोर्ट्स हैं इन खिलाड़ियों के वो याद करें, ना कि आप इनके मेडल रटना शुरू करें। ठीक है ना? और एक और चीज़ याद करिएगा कि पहली चीज़ तो ये कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ए और किसे हराया। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए भी और आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।